दोस्तों क्या हो अगर कोई सैनिक जंग में बिना हथियार के चला जाए और वहां से 75 लोगों को जिंदा बचाकर भी लाए लेकिन बिना एक भी गोली चलाए, क्या ऐसा मुमकिन है? तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव वर्जीनिया से, जहां पे हम डॉस और उसके पूरे परिवार को देखते हैं। उसकी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा हुआ है। उसके डैड ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करी थी, लेकिन उस दिन के बाद वो नहीं चाहते कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य जंग में जाए, क्योंकि उस लड़ाई ने उनके 3 सबसे अजीज दोस्त उनसे छीन लिए थे। जिसके बाद उन्होंने शराब पीना शुरू कर दी। वो डॉस की माँ को हर रोज मारते पीटते थे, पर इन लोगों को अब इस चीज की आदत हो चुकी थी। अब एक दिन डॉस और उसका भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो अपने भाई को इतनी जोर से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन आखिर में उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ और भाई से माफी मांगता है और उनसे वादा करता है कि आइंदा से वो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। अब इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। डॉस अब बड़ा हो चुका है, वो बहुत ही समझदार भी हो गया है। उसे ईश्वर पर बहुत यकीन, यही वजह है कि वो हर शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं करता, बस बाइबल पढ़ता है। और उसका ये मानना है कि अगर किसी को भी चोट पहुंचाओगे तो ऊपर वाला तुम्हें उसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर देगा। अब एक दिन डॉस चर्च की सफाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम सिंगिंग करती है कि तभी उसके दोस्त का बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। वो फौरन उसे लेके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है तो सारे लोग बस तकलीफ में दिखते हैं। उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एक और शख्स पर जाती है, स्टेला, एक खूबसूरत नर्स। अब उसे देखते ही डॉस खुद को कसम दे देता है कि अब शादी तो मेरी इसी से होगी। वो उसे अपना खून डोनेट करने जाता है और दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है ब्लड देने के लिए। तो उसे देखकर स्टेला कहती है कि 2 दिन लगातार हम खून नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉस उसे अपना खून वापस मांगता है। वो कहती है कि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर डॉस अपनी वही रात भर याद करी हुई लाइन उसके सामने बोलता है कि जब से तुमने मेरे अंदर नीडल इंजेक्ट करी है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। अब फिर क्या था दोस्तों, स्टेला स्माइल कर देती है, जिसके बाद शुरू हो जाती है इन दोनों की लव स्टोरी। उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से डेली मिलना चालू कर देते हैं। अब कुछ समय बाद खबर आती है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है। जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है और अब सरकार चाहती है कि जितने भी लोग हैं वो सेना में भर्ती हो जाए। अब एक दिन डॉस का भाई आर्मी यूनिफॉर्म में सबके सामने आता है। उसे ऐसा देखकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहते थे। लेकिन तभी डॉस भी कहता है कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, हमें अपने देश को बचाना होगा। मैं वहां जाकर किसी को मारूंगा नहीं, बल्कि एक मेडिक के तौर पर जाऊंगा। अब ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि मैंने जंग में बहुत से अपनों को खोया है, अब मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि अब वो जाएंगे और उसके डैड भी उनके सामने हार मान जाते हैं। एक दिन डॉस स्टेला से मिलता है और उससे बताता है कि मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मैं आर्मी में जा रहा हूँ। अब ये सुनकर स्टेला गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जंग के अंजाम उसे पता थे। लेकिन यहाँ डॉस उसे वादा करता है कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम शादी कर लेंगे। अब कुछ दिनों बाद डॉस के जाने का समय आ जाता है। उसके गांव से बहुत से लड़के जा रहे थे, जिनमें वो भी था। अब स्टेला उसे जाते हुए उसे एक छोटी सी बाइबल देती है, जिसके अंदर उसकी एक फोटो भी थी, और उसे अलविदा करके चला जाता है। पर डॉस को पहले प्रैक्टिस करने के लिए कैंप जाना होगा, जिसके बाद उसे बॉर्डर पर भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी को अभी तक ये नहीं बताया कि वो एक मेडिक के तौर पर आया है। कुछ देर बाद वहाँ पे सार्जेंट आते हैं, जो सबको देखते हैं और बहुत डांट सुनाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आने में बहुत लेट हो गए थे। इसी बीच उनकी नजर डॉस पर पड़ती है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना, वरना तेज हवा चली तो ये उड़ जाएगा। ऐसा उन्होंने उसके पतले शरीर को देखते हुए कहा था। अब इसके बाद सारे लोग प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे डॉस बहुत अच्छा करता है। वो सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर आता है। और अब बारी आती है बंदूक उठाने की। सब लोग अपनी अपनी राइफल उठा लेते हैं, लेकिन वो बिना बंदूक के ही खड़ा रहता है। जब सीनियर इसकी वजह पूछते हैं तो वो सार्जेंट को कहता है कि मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ, इसलिए मैं बंदूक नहीं उठा सकता। अब ये बात सुनकर सार्जेंट उसे बहुत सुनाते हैं और सबके सामने बहुत ही बेइज्जत भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी वैसे ही खड़ा रहता है। तो सार्जेंट उसे कैप्टन के पास ले जाते हैं, जो उसे समझाते हैं कि जंग का वसूल है लड़ना, और बिना हथियार उठाए लड़ाई नहीं हो सकती। ऑर्डर फॉलो करने होंगे, वरना तुम्हें बीमार बताकर आर्मी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। यहाँ हम डॉस के यूनिट पर एक स्मिटी नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो उसे बहुत बुरा भला कहता है। वो उसका हर तरीके से मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठा देता है और उसकी बाइबल से स्टेला की फोटो निकाल कर उसके बारे में सबके सामने बहुत कुछ बोल देता है। लेकिन डॉस उसका कुछ जवाब नहीं देता। वो चुपचाप उसे सॉरी कह के फोटो ले लेता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सब उसे कायर कह के पुकारने लगते। अब यहाँ डॉस को पनिश भी किया जाता है। उसे बाथरूम साफ करवाया जाता है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और कुछ दिनों बाद उसे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया जाता है, और कहीं वो किसी तरह का बीमार तो नहीं है। वो डॉक्टर से कहता है कि उसका गॉड परमिशन नहीं देता कि वो किसी की जान ले। कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट कैप्टन को दी जाती है, तो उसे यहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात सार्जेंट को पता चलती है कि डॉस ने अभी भी इनकार कर दिया है बंदूक को उठाने से, तो उनकी पूरी यूनिट को 20 मील भागने की सजा देते हैं। और सिर्फ डॉस की गलती की वजह से उसकी यूनिट को यह सजा मिली थी। अब उसकी यूनिट के कुछ लोग उसी रात के अंधेरे में उसे बहुत मारते हैं और उसे आत्मरा हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो नहाकर वापस आता है, तो कैंप में सार्जेंट आकर उसे कहते हैं कि डॉस अब बस करो, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। कब तक यहाँ ऐसे ही मार खाते रहोगे? लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे, तुम क्विट कर दो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। और वो उसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा है, तो वो कहता है कि सार्जेंट, मैंने कब कहा कि मैंने मार खाई है,
मैं तो वो रात में सोते टाइम गिर गया था और मुझे किसी ने नहीं मारा है। तो वो उन लोगों के नाम नहीं बताता जिसे देखकर उसकी यूनिट के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और डॉस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। पूरा यूनिट अब वॉर जोन में जाने वाला है, पर जंग में जाने से पहले डॉस ने स्टेला से वादा किया था कि वो शादी करने जरूर आएगा। अब सभी को अलाउ कर दिया जाता है घर जाने के लिए, लेकिन सीनियर डॉस को फिर से रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम बंदूक नहीं उठाओगे तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी और तुम घर नहीं जा सकते। इधर स्टेला दोस्तों चर्च में उसका इंतजार कर रही है, लेकिन डॉस को जाने नहीं दिया जाता। सीनियर कहते हैं कि मेरे सामने एक बार बंदूक उठाओ, लेकिन डॉस आज भी मना कर देता है, जिससे वो ऑफिसर बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे देते हैं। यानी कि कुछ दिनों तक अब वो जेल में रहेगा, यहाँ तक कि उसका परमिट भी कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे डॉस पूरी तरह से टूट जाता है। उसके यूनिट के सार्जेंट उसे समझाते हैं, लेकिन उसे कसम खाई है कि वो बंदूक को हाथ नहीं लगाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेला को उसके साथ देखते हैं उसके रूम में। वो डॉस से मिलने आई थी, पर उसकी ऐसी हालत देखकर वो वापस चलने को कहती है और उसे बहुत समझाती है कि तुम बस एक बंदूक उठा लो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और वहां से बाहर आने पर स्टेला सारी बातें डॉस के मॉम डैड को बताती है, जिससे वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉस का कोर्ट मार्शल होने वाला है। वहां पे उसके यूनिट के कुछ लोग भी थे। सीनियर ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये जिद तुम्हें शायद यहाँ से बाहर निकाल सकती है, तुम्हें कुछ कहना है। तो डॉस बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है कि मुझे बस अपनी कंट्री को सर्व करना है। मेरे डैड ने ऐसा किया था, मेरे भाई ने ऐसा किया और अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम डॉस के डैड को देखते हैं, जिन्होंने न जाने आज कितने सालों बाद आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। अब वो एक जनरल के पास जाते हैं और उसने और जनरल ने एक साथ वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करी थी। डॉस के डैड उससे बहुत देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो सीधा कोर्ट मार्शल में पहुंच जाते हैं और वहां के सीनियर को वही लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि डॉस जंग में जा सकता है, वो भी बिना हथियार उठाए, एक मेडिक के तौर पर। उस लेटर के नीचे आर्मी के सबसे बड़े जनरल के साइन थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों को यह ऑर्डर फॉलो ही करना पड़ता है। उन्हें डॉस पर लगे सारे आरोपों को भी हटाना पड़ता है। अब इस चीज के लिए वो अपने डैड को थैंक यू कहता है, जिसके बाद वो स्टेला से शादी भी कर लेता है। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉस को जंग के मैदान में अपना पहला कदम रखना है। तो यहाँ समय चल रहा 1945 का। बीच रास्ते में डॉस को कुछ ट्रक आते हुए दिखते हैं, जिनके पीछे न जाने कितने सैनिकों की लाशें पड़ी थी। उन्हें देखकर सभी की रूह कांप जाती है। कुछ देर बाद हम एक सोल्जर को इनके यूनिट के कैंप में आते हुए देखते हैं, जो आकर डॉस से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो, हमारा मेडिक मारा जा चुका है। तो स्मीटी पूछता है कि पर तुम आए कहाँ से हो, तो वो बताता है कि हैकशॉ से। लेकिन हमने वहां जाने की 6 बार कोशिश करी, लेकिन हर बारी हमें नीचे गिरा दिया जाता है और लास्ट बार हम टोटल 96 लोगों के साथ गए थे और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वेल, अब हम उसी जगह को देखते हैं जहां पे ये जंग लड़ी जा रही है। ये असल में समुद्र के किनारे पर एक चट्टान है, जिसके ऊपर जापानीज बंकर में छुपे हुए हैं। वो छुपकर इन पर वार करते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें मार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इन्हें ऊपर तक एक रस्सी की मदद से चलकर जाना है, लेकिन उससे पहले अमेरिकन शिप दूर से एक गोला बारूद मारते हैं और जापानीज फिर से बंकर में जाकर छुप जाते हैं। तो अमेरिकन प्लेन्स ने बॉम्ब इसलिए गिराया था ताकि इन लोगों को टाइम मिल सके ऊपर चढ़ने का। जैसे ही वो कुछ दूरी तय करते हैं, ऊपर से खून की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है, पर कोई हिम्मत नहीं हारता। वो एक एक करके आगे बढ़ते हैं और इनके साथ डॉस भी था। ऊपर जाने पे बस चारों तरफ सड़ी हुई लाशें और धुआं मिलता है और उस पार जापानी सैनिक धीरे धीरे करके अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चल जाता है कि सामने अमेरिकन आ चुके हैं और ये जानकर वो वहां से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई अमेरिकन सैनिक घायल हो जाते हैं। जिसके बाद से शुरू होता है डॉस का काम। वो फौरन उन सैनिकों के पास जाने लगता है जो घायल लगते हैं। वो उन्हें मॉर्फिन देता है ताकि दर्द कम हो सके। इसी बीच उसकी जान जाने ही वाली होती है कि तभी स्मीटी आकर उसे दुश्मनों से बचा लेता है। ये वही सोल्जर था जिसने उसे कैंप में बहुत मारा था, पर आज सभी लोग एक साथ हैं। अब अमेरिका ने जापानीज बॉर्डर के 2 बंकर फोड़ दिए हैं, लेकिन साथ में कुछ सैनिक भी घायल हो गए। लेकिन जापानीज अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो सामने से गोलियां चलाए जा रहे हैं। अब इसी बीच सामने से धुआं आ जाता है, जिस वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और तो अमेरिकन सैनिक और ज्यादा घायल होना शुरू हो जाते हैं। और एक सैनिक जिससे दोनों पैर कट चुके थे, डॉस उसे नीचे पहुंचाने लगता है। तभी एक सोल्जर आकर उसे कहता है इसे मॉर्फिन दे दो, ये बच नहीं पाएगा। वो सैनिक डॉस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये सुनकर डॉस इमोशनल हो जाता है और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, उसे फौरन उठाकर नीचे पहुंचा देता है। उधर हम देखते हैं कि दुश्मन अब करीब आते जा रहे हैं। तभी एक सैनिक उन पर फायर फ्लेम छोड़ देता है, जिससे वो सारे मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। एक बंकर जिसमें से लगातार गोलियां चल रही थी, लेकिन तभी एक अमेरिकन सैनिक लॉन्चर से पूरा बंकर उड़ा देता है। इधर सैनिक इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें देखकर ही बताया जा सकता था कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन डॉस हार नहीं मानता। उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं, पर उसे इतना जरूर पता है कि उन्हें नीचे पहुंचाना है। गोलियों के बीच में वो झुकते हुए एक एक करके घायलों को नीचे पहुंचा रहा था। वो भी ना तो गोली चलाया और ना ही गोली खाए। अब एक दूसरे को मारते मारते गोलियां चलाते चलाते सारा दिन ढल जाता है और दोनों तरफ के सैनिक आराम करने के लिए बंकर में चले जाते हैं, जिसमें उसकी मदद स्मीटी करता है। वो दोनों एक एक करके कई सारे लोगों को बचा लेते हैं और नीचे पहुंचा देते हैं। उस रात उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और स्मीटी उसे माफी भी मांगता है जो उसने कैंप में उसके साथ किया था, और कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा जो एक बंदूक ना छूने के चक्कर में इतनी गालियां सुने। डॉस उसके पीछे की वजह बताता है। वो कहता है कि कैसे उसके डैड हर रोज शराब पीकर आते थे और उसकी मॉम को बहुत मारते थे, लेकिन एक दिन जब चीजें ज्यादा बढ़ गई तो उसने उन
पर बंदूक तान दिया और वो पूछता है कि क्या तुमने गोली चलाई, तो डॉस कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिल में मेरे लिए वो हमेशा के लिए मर गए थे। उस दिन के बाद मैंने गॉड से प्रॉमिस कर लिया कि अब कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर कुछ जापानीज आकर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन तभी डॉस की आंख खुल जाती है और ये असल में एक भयानक सपना था, पर क्या ऐसा हकीकत में होगा, वेल ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब सूरज निकल आता है, जिसके साथ साथ जापानी सोल्जर भी अपने बंकर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी तादाद 2 गुना है। वो कुछ ही देर में अमेरिकन पे भारी पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके उनके करीब आते जा रहे थे, जिससे इनके पास अब नीचे जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। वो फौरन स्ट्राइक करने को कहते हैं, जिसके कुछ देर बाद प्लेन्स आकर बारूद फेंकने लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर भी जख्मी होते हैं। जो बच्चे थे वो सारे रस्सी से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच स्मिटी को गोली लग जाती है। दोस्तों अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल सीन। डॉस स्मिटी को मॉर्फिन देता है, पर उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। अब डॉस अपने पतले से शरीर के बहादुर कंधों पे स्मिटी का वजन उठाता है और उन गोलियों के बीच से भागता हुआ निकल आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्मिटी अब नहीं रहा, वो जा चुका है। उसकी खुली हुई आंखों को देखकर डॉस पूरी तरह से टूट जाता है और सभी सैनिक नीचे जा रहे थे, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है स्मिटी के पास ही। और तभी धुएं के उस पार से एक आवाज आती है कि मेडिक, मेरी मदद करो। अब डॉस ने ठान लिया था कि जब तक वो जिंदा है हर एक सैनिक को बचा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी जोश के साथ वो फिर से अपना हेलमेट पहनता और निकल जाता है उसकी मदद करने। वहां पहुंचने पे उसे कई घायल मिलते हैं। वो उन्हें लेकर रिच के करीब आता है। अब सब लोग जा चुके थे, वो किसकी मदद से उसे नीचे ले जाए। तभी उसे एक रस्सी दिखती है, जिससे वो सैनिक के शरीर से बांध देता है और नीचे लटका देता है। अब नीचे सैनिक उस रस्सी को देख लेते हैं और फौरन उसको बचा लेते हैं। ऐसे ही कर करके वो कई सैनिकों को नीचे लाने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी दोस्तों उसे जापानीज देख लेते हैं और अब उसका बच पाना नामुमकिन था। वो उनसे छुप कर एक बंकर में चला जाता है। ये असल में जापानीज का ही बंकर होता है, और तभी उसे एक जापानी सैनिक भी घायल अवस्था में मिल जाता है। तो यहाँ पर वो उसे मारता नहीं, बल्कि उसे पानी और मॉर्फिन देता है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, लेकिन वो अभी भी लोगों को नीचे भेजता जा रहा था। उसने न जाने अपने यूनिट की कितने सारे लोगों की जान बचाई थी, लेकिन अब वो थक चुका है, क्योंकि असलियत में वो भी तो एक इंसान ही है। उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, साथ साथ में शरीर के कई हिस्सों में चोटें भी लग गई है। लेकिन वो गॉड से प्रे करता है कि मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं एक और घायल को बचा सकूं। और वो पूरी रात लगा रहता है ऐसे ही प्रे करते करते, और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। लेकिन वो रुकता नहीं और उसे वहां पे सार्जेंट और एक और सोल्जर भी मिल जाते हैं जो कि घायल थे। डॉस पहले तो उस सैनिक को कंधों पर उठाकर जिससे नीचे लटका देता है। इसके बाद वो फिर सार्जेंट के पास जाता है। वही नीचे कैंप में सब लोग हैरान थे कि आखिर इतने सैनिक आ कहां से रहे हैं। उन्हें यही लग रहा था कि सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन जब ये बात एक सैनिक कैप्टन को बताता है कि वो डॉस है जिसने पूरी रात बस घायलों को नीचे पहुंचाया है, तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। जिससे वो कायर समझ रहे थे, वो अकेला खड़ा था लड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता ऊपर, अब जहां बचाने की बारी थी सार्जेंट की, लेकिन डॉस इस बार बंदूक को हाथ लगा लेता है, गोली चलाने के लिए नहीं बल्कि एक जान बचाने के लिए। वो सार्जेंट को एक कपड़े पर बैठा देता है और उन्हें घसीटता हुआ रिच के पास लेके आता है। पीछे से सार्जेंट उसे कवर दे देते हैं। वो फौरन ही उन्हें नीचे लटका देता है, पर वो खुद नहीं आ पाता, क्योंकि बीच रास्ते में उसे एक और घायल मिल जाता है, जिसे लेके वो आखिरकार नीचे आ ही जाता है। उसके पीछे जापानी सैनिक भी पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ उसकी मदद करते हैं अमेरिकन सोल्जर। वो जैसे ही नीचे आते हैं, सभी अमेरिकन सोल्जर उन्हें मार डालते हैं। अब डॉस की बहादुरी को देखकर सब लोग हैरान थे। उसने 75 लोगों की, उसने 75 जवानों की, उसने 75 सोल्जर की जान बचाई थी। ये कोई आम बात नहीं है। वो अब इस यूनिट का हीरो बन गया था। सारे लोग उसे इज्जत से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पे उसका इलाज होता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सैटरडे। आज के दिन वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि आज उसका प्रे का दिन है। अब कैप्टन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक बहादुर सिपाही छुपा हुआ है, और बोलते हैं कि तुम्हारे बिना कोई भी ऊपर जाने को राजी नहीं है। तुम चाहे जितना भी समय ले लो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉस प्रे कर रहा है और उसके यूनिट वाले उसके पीछे खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी से सामने से एक बॉम्ब आता है, जिसे डॉस देख लेता है। अब वो अपने सैनिकों की बचाने के चक्कर में बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे फौरन नीचे ले जाया जाता है, पर आखिरी सांस में डॉस कहता है कि मेरी बाइबल कहाँ है। असल में उसकी बाइबल दूर वहीं गिर गई थी। अब एक सैनिक कहता है कि आपको नीचे नई बाइबल मिल जाएगी, पर उसे वही चाहिए थी। तो वो सैनिक गोलियों के बीच में न जाने कहां से पार करके उस बाइबल को लाकर उसे वापस देता है। अब डॉस उसे सीने से लगा लेता है, और उस दिन जंग का आखिरी दिन था, जिसके बाद अमेरिका ने जंग जीत ली। अब दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। डॉस ने 75 सैनिकों की जान बचाई थी, और उसे अमेरिका का सबसे हाईएस्ट ऑफ करेज से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉस ने हमेशा कहा है कि असली हीरोज वही हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। डॉस ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।